हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीकी वीज़ा सर्विसेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 मिस्टेक्स की जो आप कर सकते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली मिस्टेक है दैट इज़ टू चूज़ 2 ईयर्स ऑफ प्रोग्राम जस्ट फॉर ड्यूरेशन। कहने का मतलब ये है कि 2 साल का प्रोग्राम लिया जाता है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो 2 ईयर्स के होते हैं वो लिए जाते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। फॉर एग्जांपल किसी ने बीकॉम किया है एंड बीकॉम वालों को कॉलेज डिप्लोमा इन अकाउंटिंग दिया जाता है सिर्फ इस बात के लिए कि वो 2 ईयर्स का प्रोग्राम है। ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती है एजेंट्स में और काफ़ी सारा रिफ्यूज़ल भी रहती है क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हो और ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम लेना चाहिए। बट इस केस में जब आप कॉलेज डिप्लोमा लेते हो तो आपके इंटेंशंस जो है वो क्लियर नहीं रहते हैं टुवर्ड्स स्टडी। तो सिर्फ ये इंटेंशंस रहते हैं कि आप सिर्फ कंट्री में एंटर करना चाहते हो। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए जब भी आप कोर्स लेते हो वो एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो। अगर आपने ग्रेजुएशन की हो, चाहे आपने बीकॉम की हो, चाहे बीसीए की हो, चाहे बीटेक की हो, चाहे बीए की हो, चाहे बी फार्मेसी की हो, चाहे एमबीबीएस की हो, आपको जो कोर्स लेना होगा वो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम ही लेना है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आप तभी ले सकते हो या फिर आपने 12th के बाद कोई 2 ईयर्स का डिप्लोमा किया हो, या फिर सिंपल 12th की हो, या फिर 10th के बाद 3 ईयर्स का डिप्लोमा प्रोग्राम किया हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन आप ऑलरेडी इंडिया में कर चुके हो, फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स की है, मास्टर्स के बाद भी मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपका अंडर ग्रेजुएशन कोर्स जो है उसमें वीज़ा नहीं आएगा। वीज़ा आ सकता है बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वीज़ा इज़ नॉट दैट हायर जितना कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स लेने में रहती है कनाडा में। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक की जाती है जनरली स्टूडेंट्स में भी, और समटाइम्स एजेंट्स भी इस मिस्टेक को करते हैं। सेकेंड वन इज़ नॉन रेलिवेंट कोर्स। अगर आपने 12th की है किसी स्ट्रीम से, फॉर एग्जांपल आपने 12th अपनी मेडिकल साइंस से की है और आप कोर्स आईटी का ले रहे हो, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इररिलेवेंट प्रोग्राम है। नो डाउट वीज़ा लग सकता है बट फिर आपको ये चीज़ जस्टिफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा एसओपी में, क्योंकि आपने पढ़ा है फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और आप जा रहे हैं कोई आईटी के प्रोग्राम में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड एक और चीज़ यहाँ पर सामने आती है कि मान लीजिए आप आईटी के प्रोग्राम में जा रहे हो और आपका जो बैकग्राउंड है स्टडीज़ का वो है नॉन मेडिकल, जिसमें आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, और इसमें तो कोई भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं है, तो आप आईटी के लिए कैसे एलिजिबल करते हैं। मैं इसको अगर मैं इंडियन स्टडी कल्चर के अकॉर्डिंग मैं इसको रिलेट करूं तो 12th नॉन मेडिकल के बाद हम बीटेक करते हैं। बीटेक हम किस फील्ड में करते हैं, या मैकेनिकल में, या सिविल में, या हम आईटी में करते हैं, या कोई कंप्यूटर साइंस में करते हैं, तो ये ट्रेड्स में करते हैं। आप 12th नॉन मेडिकल के बाद एलिजिबल करते हो कोई भी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। ये चीज़ कैसे होता है, क्योंकि जो हम फिज़िक्स पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो कोडिंग वगैरह उसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो वो चीज़ें इजीली जो है आप एसओपी में मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह से ये कोर्स रेलेवेंट होता है। आप ऐसे भी कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 12th आर्ट से की हो और वो बिल्कुल इरेलीवेंट कोर्स लेते हैं, जैसे कि कोई मेडिकल साइंस का, फार्मेसी का कोर्स ले लेते हैं, या फिर कोई बहुत आउट ऑफ ट्रैक कोर्स ले लेते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपने 12th की है आर्ट से तो आपके लिए सिंपली हॉस्पिटैलिटी, कलनरी आर्ट्स और डिजिटल मार्केटिंग या फिर एनिमेशन के कोर्स, कोई इस तरह के कोर्स आपको लेना चाहिए अगर आपने 12th की हो आर्ट से। बाकी कॉमर्स का तो इजीली अंडरस्टूड है, कोई अकाउंटिंग, कॉमर्स से रिलेटेड, बिजनेस, फाइनेंस, ये सब कोर्स जो है 12th कॉमर्स के बाद ले सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी आप कोर्स ले रहे हो वो पॉइंट रेलेवेंस आपकी प्रीवियस स्टडी से रखता हो या फिर एग्जिस्टिंग स्टडी से रखता हो। ये नहीं है कि सिर्फ एसओपी के दम पर सारा काम हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप कोर्स थोड़ा सा रेलेवेंट रखें ताकि आप एसओपी में इस चीज़ को ईजिली मेंशन कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज़ नो फ्यूचर प्रोजेक्शन इन एसओपी या फिर एसओपी का वाई दिस कोर्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगती हैं, जिसको कि हम शॉर्ट में एसओपी बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वाई दिस कोर्स, फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्स करने जा रहे हो, आप करने जा रहे हो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन कॉनेस्टेगा कॉलेज, तो अगर आपने लिखना है वाई दिस कोर्स तो इस कोर्स में कॉपी पेस्ट नहीं करना है वेबसाइट से कि वाई दिस कोर्स, उसके कंटेंट्स नहीं लिखने हैं। वाई दिस कोर्स में ये लिखना है कि ये आपके लिए जो कोर्स है ये कैसे आपके लिए रेलेवेंस रखता है आपकी प्रीवियस स्टडी से या फिर आपकी एग्जिस्टिंग स्टडी से।
ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एम्बेसी ऑफिसर के पास वो ऑलरेडी काफ़ी कंटेंट पहुंच चुका है जो आपने कॉपी पेस्ट किया होगा वेबसाइट से कॉलेज की। सो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। जो लिखना है वो कस्टमाइज्ड होना चाहिए, जो लिखना है वो कस्टमाइज्ड होना चाहिए बिल्कुल आपकी प्रोफाइल से। जो लिखना है वो कस्टमाइज्ड होना चाहिए, जो लिखना है वो बिल्कुल कस्टमाइज होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड होना चाहिए। जेनरिक मत लिखिए, बिल्कुल जनरल में मत लिखिए, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है, कन्विंसिंग नहीं होती है। तो जब भी आप एसओपी लिखें तो उसको बिल्कुल बेसिक रखें। कोई ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश की कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड इंग्लिश लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कन्विंसिंग होना चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। अब फोर्थ वन इज़ लैक ऑफ प्रेजेंटेशन इन वीज़ा एप्लीकेशन। लैक ऑफ प्रेजेंटेशन में ये होता है कि अगर आप या आपके एजेंट आपकी फ़ाइल लगा रहे हैं, उसमें लैक ऑफ प्रेजेंटेशन हो सकती है। जैसे कि कोई डॉक्यूमेंटेशन में हो सकती है या फिर कोई सिमेट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन का एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस सीक्वेंस में लगते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होते हैं, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट करेक्ट सीक्वेंस में नहीं लगाते हैं तो एम्बेसी ऑफिसर को डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स को समझने में। तो इट्स बेटर कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो करेक्ट सीक्वेंस में लगाएं, जिससे कि एम्बेसी ऑफिसर को ईजी हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स को समझने में। इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा इन फ्यूचर, सो स्टे ट्यून्ड। Fifth and the last one and the most important is lack of financial documents. Yes, एज़ पर SDS जो रिक्वायरमेंट है कनाडा हाई कमीशन की, वो ये है कि अगर आप 1 ईयर का ट्यूशन फ़ीस पे करते हो और GIC पे करते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट फिर भी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते तो समटाइम रिफ्यूज़ल आ जाता है। अगर आपकी फ़ाइल SDS में भी हो, आपके 6 सीट से ज़्यादा बैंड हो, आप 1 साल की ट्यूशन फ़ीस पे कर रहे हो, आप GIC पे कर रहे हो, उसके बाद भी मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगाइए, आपके सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट लगाइए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो फ़ाइल है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपके इंसेंटिव्स टू रिटर्न वो थोड़े से ज़्यादा इजी हो जाएंगे समझने में एम्बेसी ऑफिसर को। अदरवाइज़ अगर आप कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हो तो कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। सो जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है, बट मेक श्योर जो डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट कर रहे हो वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो। अनावश्यक कोई ऐसे डॉक्यूमेंट ना लगाएं जो कि जस्ट एक आपकी फ़ाइल को बिना मतलब का एक बल्क बना दे। जो भी डॉक्यूमेंट हो ऑथेंटिक हो, बिल्कुल जेन्युइन हो, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आई होप जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए वो आपको इजीली समझ आ गए होंगे। इसी के साथ में आज की वीडियो को एंड करते हैं। विल मीट यू सून इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।